हेलो 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 लाइव। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को, सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास जो कि रहने वाला है हमारा डेमो 3 में। हमने एक टॉपिक शुरू करा था क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का, उसी का आगे का पार्ट, और वो लगभग लगभग समाप्त होने वाला है, या मैं कहूँ लगभग लगभग फिनिश की ओर है। फिर एक टॉपिक आता है छोटा सा, कंप्यूटर इन इंडिया, भारत में कंप्यूटर, उसको भी हम इसी क्लास में यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। बिल्कुल, शिवा शर्मा जी जुड़ चुकी हैं, नीनू दांगी जी जुड़ चुकी हैं, तनु जी हैं, आशीष जी हैं, अनमोल जी हैं, रानी सिंह जी हैं, तौबा है, अभय हैं, एडवोकेट चिराग भाई हैं, बहुत बढ़िया, कल्याण जी हैं, संतोष जी हैं, अंकिता, निशा, शिवा, सिद्ध, करण, ऋतु, वंशिका, ठीक है, गोलू भाई, हर हर महादेव, आशीष जी हैं, राधे राधे भैया। सभी दोस्त जल्दी से जुड़ जाएंगे। आप सभी कैसे हैं? ठीक है, उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और अपना ख्याल रखो क्योंकि वायरल फीवर चल रहा है, मुझे हो चुका है, आप सब इससे बच करके रहो थोड़ा सा। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास को। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर था, जिसमें हम कल की क्लास में जो हमने बात की थी, वो हमने आपसे कहा था कि जो हम कंप्यूटर के को क्लासिफाइड करते हैं वो 3 भागों में करते हैं। कितने? 3 पार्ट्स में करते हैं, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर हम 3 भागों में करते हैं, जिसमें से जो पहला वाला पार्ट था, बेस्ड ऑन साइज वाला, उसे हम कल की क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। उसे हमने बेस्ड ऑन साइज जो था, इसे हम कल की क्लास में कर चुके हैं। और अब जो हमें आज की क्लास में बातचीत करनी है वो करनी है बेस्ड ऑन वर्क और बेस्ड ऑन पर्पस। बेस्ड ऑन वर्क एंड बेस्ड ऑन पर्पस। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो साइज से ही पूछा जाता है, पर्पस और वर्क से इतने ज्यादा क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछे जाते। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल भाई, है ना, मैं अच्छा हूँ, बस थोड़ी सी भी ठीक नहीं। हैंडरिटन नोट्स आज से मिलना शुरू हो चुके हैं, धीरे धीरे आपको मिल जाएंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं कार्य पद्धति के आधार पर, यानी कि बेस्ड ऑन मेथोडोलॉजी, उसके कार्य कैसे करता है हमारा कंप्यूटर, तो इसमें हम 3 भागों में बांट रहे थे। एक था एनालॉग, एक था हमारा बेस्ड ऑन वर्क में जब हम बात करते हैं तो एक तो होता है एनालॉग कंप्यूटर, एक होता है हमारा डिजिटल कंप्यूटर, और एक होता है मेरे भाई हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। एक होता है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, तो इसमें अगर मैं सबसे पहले बात करूं आपसे किस चीज की, एनालॉग कंप्यूटर की। कौन से की? एनालॉग कंप्यूटर। तो ये वे कंप्यूटर होते हैं जिनका यूज हम कोई टेम्परेचर, किसी चीज को मापने में करते हैं। मापना इन द सेंस किसी चीज को मेजर करने में कर सकते हैं। वो कोई टेम्परेचर हो सकता है, वो प्रेशर हो सकता है, वो स्पीड हो सकती है, वो लेंथ हो सकती है। ठीक है, भौतिक मात्राओं को मापने के लिए किया जाता है। इनके परिणाम कंटिन्यूअस रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं, यानी कि एनालॉग कंप्यूटर आर यूज्ड टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज सच एज प्रेशर, टेम्परेचर, लेंथ एंड स्पीड, एंड देयर रिजल्ट आर डिस्प्लेड इन अ कंटिन्यूअस फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो आप देखते हैं कि जो सुई वाली हमारी कार या बाइक में जो स्पीडोमीटर लगा होता है वो इसी के अंतर्गत आ जाता है ना। तो हम देखेंगे कि जो स्पीडोमीटर होता है हमारा एनालॉग, ठीक है, ये सिस्मोग्राफ, अर्थक्वेक इंडिकेटर जो होता है, या फिर एनालॉग थर्मामीटर जो होता है, ये हमारे एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण होते हैं। और इनका यूज आप और हम जनरल लाइफ में ना कर करके इनका यूज इंजीनियरिंग क्षेत्र में ज्यादा किया जाता है। ठीक है भैया, ओके। तो आप देखेंगे कि जो स्पीडोमीटर है हमारा बाइक या कार का, ये थर्मामीटर, ये एनालॉग के उदाहरण होते हैं। किसके? ये एनालॉग के उदाहरण होते हैं। बस इतनी ही बात याद रखनी है। अगर मैं बात करूं आपसे डिजिटल कंप्यूटर की, अगर मैं आपसे बात करूं डिजिटल कंप्यूटर के बारे में, तो हम कहेंगे कि डिजिटल कंप्यूटर वे होते हैं जैसे कि
हमने जब साइज के बारे में बात करी थी ना कल, तो मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही आप आंखें बंद करके सोचोगे तो जो कंप्यूटर आपके दिमाग में आएंगे वे माइक्रो होंगे। ऐसे ही कार्य के आधार पर आप देखोगे, जैसे ही हम आंखें बंद करके जो कंप्यूटर का नाम लेते हैं वही हमारे, है ना, जो इमेज हमारे दिमाग में क्रिएट होती है, लैपटॉप, है ना, पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, टैबलेट, ये हमारे डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर जो बाइनरी यानी कि 0 और 1 का प्रयोग करते हैं, फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, पर्सनल कंप्यूटर, स्मार्ट वॉच, डिजिटल बाइक, मीटर वगैरह, ये हमारे डिजिटल के उदाहरण होते हैं। ये हमारे किसके उदाहरण होते हैं? डिजिटल के। ठीक है भैया। तो डिजिटल कंप्यूटर जो बाइनरी पर काम करते हैं, 0 और 1, हमारा कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, बाइनरी, जिसे हम और आप मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, 0 और 1। ठीक है जी। चलिए सर, आईसीटी से लगभग कितने क्वेश्चन आते हैं? विनीता कुमारी बहन, मैंने आपको डेमो 1 वाले दिन सभी चीजें डिटेल में बताई हुई हैं ना, आपको पता होना चाहिए। 5 क्वेश्चन 10 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से होते हैं जी। तो यहां से सिर्फ इतनी बात पूछी जाती है कि इनमें एनालॉग और डिजिटल दोनों की ही क्वालिटीज होती हैं, दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। किसके अंतर्गत? हमारे दोनों के ही गुण विद्यमान होते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर, यानी कि हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल प्रोसेसिंग का एक कॉम्बिनेशन होता है। हाइब्रिड किसके कॉम्बिनेशन होते हैं? इसका कॉम्बिनेशन होता है, एनालॉग और डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन है। कैसे यूज कहां किया जाएगा? तो हॉस्पिटल्स में, डिफेंस सिस्टम में, साइंटिफिक सिस्टम वगैरह में। एग्जांपल ईसीजी जो होती है आपकी, डिजिटल बीपी मापने की जो मशीन है हमारी, उसे माप भी रही है बीपी को, और फिर उसे कैसे कर रही है? आपको नंबर्स में भी कन्वर्ट करके दे रही है। डायलिसिस की जो मशीन होती है, अल्ट्रासाउंड जो मशीन होती है, पेट्रोल पंप पर आपकी मशीन होती है। आपने देखा होगा कि आपने कहा 5 लीटर पेट्रोल डाल दो जी, तो वो 5 लीटर जा रहा है पेट्रोल या नहीं वो भी माप रहा है। ठीक है, उसे भी माप रहा है वो, साथ के साथ में वो कितने रुपए की हो गई ये कैलकुलेट भी कर रहा है, और उसे नंबर के फॉर्म में दिखा भी रहा है। तो ये क्या हो गया मेरे भाई? है ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा पेट्रोल पंप, ये हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर के उदाहरण हो जाते हैं। ठीक है भैया, ओके, बस इतनी ही बात थी इसके बारे में। अच्छा, अब अगर मैं बात करता हूं उद्देश्य के आधार पर, यानी कि बेस्ड ऑन पर्पस, तो उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्पेसिफिक, या मैं कहूं एक होता है जनरल पर्पस, एक होता है स्पेसिफिक पर्पस। जैसे आप देखेंगे एक एग्जांपल के थ्रू, अगर मैं पहले आपको समझाऊं तो आप सोचिएगा, जैसे हम और आप क्या करते हैं कि अगर हमें हमारे घर पे कोई भतीजी, भतीजा, भांजा, भांजी, कोई अगर छोटा बच्चा है ना, तो हम क्या करते हैं कि अगर हमें उसकी ड्रेस लेने जानी है, उसके शूज लेने जाने हैं, तो हम दुकान वाले से कह देते हैं कि भैया 5 साल के बच्चे के लिए जूते दिखा दो, है ना, क्योंकि हमें पता है कि 5 साल के बच्चे का जो एक जनरल साइज होता है वो मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन अगर आप किसी से कहो कि भैया खली के साइज का जूता दिखा दो, तो वो जनरल पर्पस में नहीं आता, वो स्पेसिफिक एक अलग ही मुद्दा हो गया वो एक तरह से। ठीक है, ऐसे ही जो कंप्यूटर होते हैं जिनका यूज नॉर्मल किया जाता है, टाइपिंग के लिए, कोई बैंक में किया जाता है और स्कूल्स में किया जाता है, तो ये जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं, है ना, जिनका यूज कोई भी बस कंप्यूटर खरीद लाया और वो अपना कोई भी काम उसमें अलग अलग कर सकता है, कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके, तो वो तो जनरल पर्पस हो गए जो अलग अलग यूज में लाए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो स्पेशल किसी एक काम के लिए बनवाए जाते हैं और वो वही काम करते हैं बस, जैसे कि एटीएम। एटीएम भी एक प्रकार का कंप्यूटर है और वो जनरल पर्पस नहीं है। ठीक है ना, वो जनरल पर्पस नहीं है हमारा, बिल्कुल। तो ऐसे ही हम यहां पर समझेंगे कि विशिष्ट सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, तो सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर अनेक प्रकार के कार्य करने में सक्षम होते हैं, जैसे कि कोई लेटर लिखना, कोई डॉक्यूमेंट बनाना, कोई पीपीटी बनाना, फोटो, वीडियो, इमेज एडिट करना, है ना, अकाउंटिंग वगैरह, डेटा प्रोसेसिंग वगैरह, ये सब इसके उदाहरण डेस्कटॉप, लैपटॉप, पीसी, स्मार्टफोन वगैरह, ये उसके उदाहरण है, ये इसके एग्जाम्पल है। जनरल पर्पस कंप्यूटर्स आर कैपेबल फॉर परफॉर्मिंग a wide variety of tasks such as writing letters, creating document and processing data। ये as it is आपको याद नहीं करना, बस मैं जो आपको बता रहा हूं वो आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला है हमारा विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर, कि
स्पेशल पर्पस कंप्यूटर आर डिजाइन फॉर अ स्पेसिफिक टास्क। विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर किसी विशेष कार्य के लिए डिजाइन किए जाते हैं, जैसे कि म्यूजिक स्टूडियो सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा स्पेस साइंस कंप्यूटर्स, मेट्रोलॉजिकल सिस्टम, डिफेंस सिस्टम, ट्रैफिक कंट्रोल करने वाला सिस्टम, एटीएम, कई सारे। जनरल पर्पस क्या होते हैं? ये मल्टीपल टास्क कर सकते हैं, कई अलग अलग तरीके के काम कर सकते हैं, जबकि जो हमारे स्पेशल पर्पस होते हैं ये सिर्फ किसी स्पेसिफिक कार्य को करने के लिए ही होते हैं। आवाज किस किस को सही नहीं आ रही, एक बार आप मुझे बताएं, फिर मैं से एक बार चेक करा लेता हूं कि यहां पर क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, हाँ बिल्कुल देंगे। चलिए, पीडीएफ कहाँ मिलेंगे? जहां पर आप अपनी क्लास देख रहे हो, माइक में कोई दिक्कत आ रही है, देखिए जहां पर आप क्लास देख रहे हैं ना, इसी के बगल में आपको व्यू पीडीएफ करके दिखाई देगा ऑप्शन, थोड़ी बहुत देर बाद देखिएगा, चेक करो एक बार। और मुझे बता दो, तो यहां तक आपका जो ये चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का, ये हो चुका है। बस इतनी ही बात यहां पर बची थी। तो अब मैं आपको पहले इसके क्वेश्चन करा दूं, या जो अगला चैप्टर था उसकी शुरुआत कर दूं। मेरे अकॉर्डिंग जो हमने ये चैप्टर पढ़ा है, सर आवाज अच्छी नहीं आ रही भैया, चेक करो। कोई बात नहीं, मैं ठीक करा लेता हूँ, अगर थोड़ा बहुत तो एडजस्टेबल है तो थोड़ा सा आप कर लो अभी, बाकी मैं ठीक कर लूंगा, है ना। चलो, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि अब हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, जो हमने कल की क्लास में टॉपिक पढ़ा था, उसके कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, और आपको बिना रिवाइज करे भी कितनी चीजें याद हो गई, एक बार आप उसे देख लीजिए। फिर हम एक क्या करेंगे मेरे भाई, फट रही है ना, फिर हम एक नया चैप्टर छोटा सा कवर करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले पहला सवाल देखो और इसका आंसर बताओ क्या होगा। ठीक है भैया, तो बताएंगे एक बार। पहला सवाल है आपके सामने, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज मेनली डिजाइन फॉर सिंगल यूजर पर्सनल वर्क। कौन सा कंप्यूटर मुख्य रूप से एक उपयोगकर्ता के व्यक्तिगत कार्य के लिए बनाया गया है? आंसर इज माइक्रो कंप्यूटर। अच्छा, ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है ये वाले तो हमने कल कर लिए थे, 4-5 क्वेश्चन। मिड रेंज कंप्यूटर में इसे कैसे कहते हैं? मिनी को। कौन सा कंप्यूटर एक साथ सैकड़ों और हजारों उपयोगकर्ता, ये हम कर चुके हैं ये वाले सवाल। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली है लेकिन मेन फ्रेम से कम शक्तिशाली है? अभी वॉइस एकदम क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। चलो, अभी आप मुझे बताएंगे, विच कंप्यूटर इज मोर पावरफुल देन माइक्रो कंप्यूटर बट लेस पावरफुल देन अ मेन फ्रेम? इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। तो हम क्या कहेंगे भैया, माइक्रो कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली और मेन फ्रेम से कम, तो भैया बीच के हो गए मिनी। अगला, विच कंप्यूटर इज कॉमनली यूज्ड एट होम्स एंड स्मॉल ऑफिसेस? घरों और छोटे कार्यालयों में सामान्यतः कौन सा कंप्यूटर प्रयोग किया जाता है? क्या होगा इसका आंसर? और इन्हीं छोटे छोटे सवालों से अगर आपके मन में यह सवाल आए कि ऐसे तो सवाल नहीं पूछे जाते, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन्हीं छोटे छोटे सवालों को मिला करके बड़े सवाल बन जाते हैं, ठीक है। तो अगर इन्हें करना आपको आ गया, ये जानकारी अगर आपको हो गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो फिर बड़ा सवाल भी आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, घरों वगैरह में किसका प्रयोग करते हैं? माइक्रो का। विच कंप्यूटर इज बेस्ट सूटेड फॉर बल्क डेटा प्रोसेसिंग इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन? बताएंगे, बड़ी संस्थाओं में बल्क डेटा प्रोसेसिंग के लिए कौन सा कंप्यूटर सबसे प्रयुक्त होता है? बल्क डेटा प्रोसेसिंग। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम या फिर पाम टॉप? मेन फ्रेम या फिर पाम टॉप, तो हम और आप क्या कहेंगे बताइएगा। बड़ी संस्थाओं में बल्क डेटा प्रोसेसिंग के लिए कौन से कंप्यूटर सबसे प्रयुक्त हैं? माइक्रो नहीं जी, मिनी नहीं, पाम टॉप नहीं, मेन फ्रेम। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? मेन फ्रेम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स इज जनरली मल्टी यूजर्स इन नेचर? इनमें से कौन से कंप्यूटर ऐसे हैं जो जनरली मल्टी यूजर्स होते हैं, मतलब उनमें एक से अधिक लोग काम कर सकते हैं, ये पूछ रहा है।
जिनमें एक से अधिक लोग आपके काम कर सकते हैं, कौन सा है इनमें से? ठीक है भैया, बताएं एक बार। वेरी गुड। तो कई सारे दोस्तों का आंसर आ चुका है कि भैया माइक्रो कंप्यूटर सिंगल यूजर होता है, जबकि मिनी और मेन फ्रेम दोनों पर ही एक से अधिक लोग काम करते हैं। तो बी और सी दोनों आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर थोड़ी सी इन सवालों में आपको एक एरर देखने के लिए मिल रही होगी कि 5 ऑप्शन देखने के लिए मिल रहे हैं, जबकि आपके एग्जाम में 4 ही ऑप्शन आते हैं। तो आप इस वाले ऑप्शन को इग्नोर करेंगे, है ना? आप इस ऑप्शन को क्या करेंगे मेरे भाई? इग्नोर कर देंगे। बताएं आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल वही चीज। विच कंप्यूटर्स कैटेगरी इंक्लूड्स डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड टैबलेट? फिर से आसान है, माइक्रो। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपसे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर हैड द हाईएस्ट प्रोसेसिंग स्पीड परफॉर्मेंस? क्या होगा आंसर बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर हैज द हाईएस्ट प्रोसेसिंग स्पीड एंड परफॉर्मेंस? इन ऑप्शन में से किसकी स्पीड सबसे ज्यादा तेज होती है? मेन फ्रेम, मिनी, सुपर या माइक्रो? सिंपल है, आसानी से कर लोगे। नंबरिंग दोबारा से गड़बड़ हो गई है तो कोई बात नहीं, देख लेंगे। इसका आंसर क्या होगा हमारा? तो हमारा आप कहेंगे कि प्रोसेसिंग स्पीड सबसे ज़्यादा सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर की स्पीड को किस में मापा जाता है? सुपर कंप्यूटर स्पीड इज जनरली मेजर्ड इन विच यूनिट? सुपर कंप्यूटर की स्पीड को किस में हमारा मापा जाता है? तो आप बड़ी ही आसानी के साथ कह पाएंगे, MIPS की फुल फॉर्म होती है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। तो हमारा आप कहेंगे जी नहीं, MIPS तो नहीं होगा। ठीक है, बाइट्स में भी नहीं, हर्ट्स में हमारी नॉर्मली प्रोसेसर की स्पीड को मापा जाता है। सुपर कंप्यूटर की स्पीड को फ्लॉप्स में मापा जाता है, ये मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्न में से किसे विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है? बताओ। अब ऑप्शन भी दिए गए हैं दोनों, तो मैं जो क्लियरिटी साथ के साथ आपको करता चल रहा था उसकी जरूरत यहां पर आपको पड़ेगी। बताएंगे आंसर क्या होगा मेरे भाई? बताएंगे इस सवाल का जो आंसर है वो क्या होगा? निम्न में से किसे विश्व का पहला कंप्यूटर माना जाता है? तो हम बड़ी ही आसानी के साथ कह देंगे, हम बड़ी ही भैया पहले की बात हो रही है दोस्त, ध्यान से। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर, और 2 ऑप्शन दिए गए हैं। और मैंने एक बात बताई थी, अगर दोनों ऑप्शन में दिए जाएंगे तो क्या करेंगे हम? ये 1964 का ये भी सुपर कंप्यूटर है और ये 1976 का है। अब अगर ये ऑप्शन में ही नहीं होता तो हम क्रेवन को लगाते निश्चित तौर पर, लेकिन क्योंकि ये ऑप्शन में है तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। कौन सा मेरे भाई? सी जो है ये सवाल का ज्यादा बेहतर उत्तर होगा, है ना? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि क्रे 1 को पहला सुपर कंप्यूटर भी कहा जाता है, कैसा? पहला एनालॉग सुपर कंप्यूटर, पहला डिजिटल सुपर कंप्यूटर, एनालॉग सुपर कंप्यूटर, वेक्टर, मिनी, कौन सा? तो याद करिए, मैंने आपको ये बात भी कल की क्लास में एक पॉइंट लिखवाया था। भले ही आपने इन चीज़ों का रिवीजन नहीं किया, बस एक बार ध्यान से एक चीज़ देखी भी है, क्लासेस एक बार ध्यान से भी देखी हैं, उतने में आपका आंसर हो जाएगा, है ना? क्रे 1 को पहला कौन सा? तो हम कहेंगे वेक्टर सुपर कंप्यूटर, मैंने लिखाया था, याद करिएगा। नेक्स्ट,
बताएंगे निम्न में से कौन सा कार्य सुपर कंप्यूटर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। सुपर कंप्यूटर का वर्क इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज मोस्ट सुटेबल फॉर अ सुपर कंप्यूटर। किसी सुपर कंप्यूटर के लिए इनमें से सबसे ज्यादा सुटेबल कार्य कौन सा है हमारा। निम्न में से कौन सा कार्य सुपर कंप्यूटर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। लेटर टाइपिंग करना, प्लेइंग गेम्स, बिलिंग वर्क। नहीं जी, कौन सा हो जाएगा, वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग। नेक्स्ट, वर्तमान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर एआई कैपिटल किस देश में है। तो क्वेश्चंस के थ्रू पूरे चैप्टर का रिवीजन हो गया आपका, और यहाँ से कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हुआ होगा कि जब आपने एक भी बार चीजों को रिवाइज तक नहीं किया है, सिर्फ एक बार देखने मात्र से अगर आप सवाल बना पा रहे हो, तो जब आप रिवीजन करोगे तो 110% आप एक अच्छा स्कोर करोगे, है ना। तो क्या होगा, और जो एक डर रहता है कि पता नहीं क्या है, हुआ है, कुछ भी हुआ नहीं है, होगा भी तो उसे सिंपल लैंग्वेज में बनाने का काम मेरा है आप सभी के लिए, ठीक है। तो हम कहेंगे यूएसए। इंडिया का जो सबसे तेज है अभी उसका नाम क्या है, एरावत। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे कहा गया है, आपसे कहा गया है यहाँ पर कि सुपर कंप्यूटर को मुख्य रूप से किस आधार में वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि क्लासिफाइड किस बेस पर किया जाता है। वेरी गुड। तो हम क्या कहेंगे, किस बेस पर बताया था मैंने आपको। सर क्या ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, मैं आपको कल की जो क्लास हुई थी उसमें कुछ क्वेश्चंस दिखाए थे, बिल्कुल आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आ सकते, आ सकते हैं, ठीक है। तो बेस्ड ऑन साइज इसका आंसर हो जाएगा। ये जरूर हो सकता है कि ये वन लाइनर है, वन लाइनर ना आकर के इन्हीं को स्टेटमेंट टाइप बना करके पूछ ले, तो वो भी मैं आगे आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, तब कराऊंगा। अभी जस्ट जो पूरा चैप्टर है वहां से कैसे क्या लैंग्वेज बन सकती है, वो आपको एक रिवाइज कराने के लिए हम इस टाइप से कर रहे हैं। अगर आप इन्हें कर लेंगे तो फिर उन्हें भी आसानी से कर लेंगे। निम्न में से कौन सा भारत का सुपर कंप्यूटर है, फुगाकू, फ्रंटियर, एरावत। नेक्स्ट, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया। इंडियन सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो हम और आप बड़ी आसानी से कहेंगे विजय भाटकर पांडुरंगा जी को। और लास्ट क्वेश्चन है ये कि निम्न में से किस क्षेत्र में सामान्यतः सुपर कंप्यूटर का यूज नहीं होता। बताओ, विच फील्ड डज नॉट जनरली यूज सुपर कंप्यूटर। अब यहां पर आपको खुद का दिमाग लगाना होगा, क्योंकि कहाँ कहाँ होता है वो तो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन कहाँ कहाँ नहीं होता ये नहीं बता सकता। भाई एक बात बताओ, मेरी रिश्तेदारी कहाँ कहाँ है मैं यही तो बता सकता हूँ, कहाँ कहाँ नहीं है ये कैसे। ये तो फिर जैसे मान लो मैं कहूँ कि मेरा घर फिरोजाबाद में है, अब कहाँ कहाँ नहीं है वो तो भाई पूरी दुनिया में जितनी भी जगह है वहाँ कहीं भी नहीं है, फिर सिर्फ वहीं पर है ना। तो जो जो है वो बता सकते हैं, उनको एलिमिनेट करके कौन सा सही नहीं है वो अपने आप आ जाता है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर था ये टॉपिक हमारा यहाँ पर हो चुका है कंप्लीट। इसी के अंदर हम एक छोटू सा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा कंप्यूटर इन इंडिया, है ना। बहुत छोटे से फैक्ट्स हैं यहाँ पर कंप्यूटर इन इंडिया के बारे में। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि भारत में सबसे पहले जो कंप्यूटर की बातचीत है वो कब से बड़े लेवल पर होना शुरू हुई। भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत कब से मानी जाती है। भारत में कंप्यूटर युग की जो शुरुआत है वो कब से मानी जाती है, किस सन से मानी जाती है, तो नहीं पता, याद रखिएगा। बिगिनिंग ऑफ कंप्यूटर एज इन इंडिया 1955। कब से, तो हम और आप कहेंगे 1955। क्यों, है ना, क्यों, क्योंकि भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर कहां पर लगाया गया था। इस कंप्यूटर का नाम था हमारा HEC 2M। क्या नाम था, इस कंप्यूटर का नाम था मेरे भाई हमारा
HEC2M, और इसे कहां पर लगाया गया था तो याद रखना, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता इन 1955, कोलकाता इन 1955, राइट। ISI जो कोलकाता में है आपका, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, वहां पर इसे स्थापित किया गया था, याद रखें, पहला कंप्यूटर। ठीक है, अब देखेंगे उस समय के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, वो इसका उद्घाटन यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, आगे अगर हम बढ़ते हैं तो देखेंगे कि भारत में निर्मित सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का क्या नाम था और वो कहां पर लगाया गया था। अब लैंग्वेज चेंज हो गई सवाल की। इससे पहले वाला जो था हमारा, है ना, इससे पहले जो था हमारा, उसे कहां पर लगाया गया था और उसका नाम क्या था तो याद रखेंगे, तो लगाया गया था आपका सन 1960 में TIFR मुंबई में। कहां पर? टिफ्रैक उसका नाम था, मुंबई, इन 1960। अच्छा, अगर आपसे यहीं पर ऐसे क्वेश्चन बनाकर पूछ ले कि भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर की बात नहीं हो रही, सिर्फ कंप्यूटर, सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, उसका नाम क्या था? उसका नाम था टिफ्रैक, याद रखेंगे, टिफ्रैक। ठीक है, क्या नाम था इसका? टिफ्रैक 1960। और इसे कहाँ पर लगाया गया था तो हम कहेंगे कि भैया मुंबई में लगाया गया था 1960 में, TIFR। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये TIFR से क्या मतलब है जी हमारा, तो हम कहेंगे कि टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च। कहाँ पर? टाटा इंस्टीट्यूट, टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई। ठीक है, चलो। इसके बाद अगर हम देखें तो ये जो HEC2M है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जो कि वैक्यूम ट्यूब बेस्ड था। और द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बिल्ट इन इंडिया, टिफ्रैक, वॉज इंस्टॉल्ड एट TIFR मुंबई इन 1960। भारत में निर्मित सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर टिफ्रैक को 1960 में TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई में स्थापित किया गया था। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, चलिए आगे अगर हम बढ़ते हैं, भारत में कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर इन इंडिया किसे कहा जाता है, तो हम और आप याद रखेंगे कि रंगास्वामी नरसिम्हन, रंगास्वामी नरसिम्हन को भारत में कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ठीक है सर, सिद्धार्थ कौन सा कंप्यूटर था फिर? बहुत बढ़िया सवाल भाई का, 1 मिनट पेशेंस रखेंगे। मैंने पहले भी कई बार कहा है भाई, थोड़ा सा रुकोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। क्या है जी? अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत में निर्मित पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था, अभी हमने बेस्ड ऑन साइज पे पढ़े ना कंप्यूटर, तो पहला जो माइक्रो कंप्यूटर था उसका नाम था सिद्धार्थ। इसका नाम क्या था? तो हम कहेंगे इसका नाम था सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि ECIL के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अच्छा, भारत में निर्मित पहला प्रोसेसर कौन सा है? जो पहला स्वदेशी प्रोसेसर है उसका नाम है शक्ति। का नाम क्या है पहले स्वदेशी प्रोसेसर का? इसका नाम है मेरे भाई शक्ति। और विश्व में प्रथम पहला प्रोसेसर कौन सा है आपका? तो बताओ, ये मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, किस सन बना था और किसने बनाया था, ये बात भी मैंने आपको बताई थी। बता दो। है ना, तो हम कहेंगे कि फर्स्ट प्रोसेसर मेड इन वर्ल्ड, क्या नाम था?
किसने बनाया था और किस सन में बनाया था, ये भी आपको बताना है। बताइएगा। वेरी गुड। एक भी आंसर क्यों नहीं आया अभी तक? नहीं आया तो कोई बात नहीं, समझ लो। इंटेल 4004, इंटेल 4004 इसका नाम था। और इसे किसने बनाया था? तो याद रखना, डॉक्टर टेड हॉफ। हो सकता है मैंने आपको ना बताया हो। 1971, 1971 में डॉक्टर टेड हॉफ के द्वारा विश्व का पहला प्रोसेसर, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था इंटेल 4004। वैक्यूम ट्यूब प्रोसेसर नहीं था भाई, है ना। शायद ये चीज़ मैंने आपको बताई नहीं थी और मैं ऐसे ही पूछे जा रहा हूँ। बताओ कितनी गलत बात है मेरी, है ना। कोई बात नहीं, सॉरी भैया, आपको नहीं बताया मैंने, फिर भी पूछ रहा हूँ उसके लिए। याद रखेंगे, इंटेल 4004 इस पूरे विश्व का सबसे पहला प्रोसेसर था। डॉक्टर टेड हॉफ के द्वारा इसे 1971 में बनाया गया था। इतनी बात याद रख लेंगे, ठीक है। तो ये जो मैं कंप्यूटर इन इंडिया की एक बात करना चाह रहा था, वो यहाँ पर हो गई कंप्लीट, ठीक है। अब वैसे तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब 5 से 7 मिनट में जो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर वाला टॉपिक पढ़ा है, उसे अगर मैं इन शॉर्ट नोट्स के तौर पर आपको देना चाहूँ कि एक छोटी सी टेबल में ही सारा कंटेंट हमारा शामिल हो जाए, तो अब मैं वो आपको बस दिखाना चाहूँगा। क्या? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो थोड़ी सी बातें इनके बारे में देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है? माइक्रो प्रोसेसर आधारित जो छोटे कंप्यूटर होते हैं, उन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। माइक्रो से बड़े और मेन फ्रेम से छोटे जो मिड रेंज के कंप्यूटर होते हैं, उन्हें मिनी कंप्यूटर कहते हैं। बड़े आकार और अत्यधिक क्षमता वाले कंप्यूटर मेन फ्रेम होते हैं। सबसे तेज, सबसे शक्तिशाली, सबसे महंगे हमारे सुपर होते हैं। ओके। बेस्ड ऑन साइज की हम बात करते हैं तो सबसे छोटे होते हैं माइक्रो, इससे बड़े होते हैं मिनी, उससे बड़े होते हैं मेन फ्रेम, सबसे बड़े होते हैं हमारे सुपर। कॉस्ट, सबसे सस्ते माइक्रो, उससे महंगे मिनी, उससे महंगे मेन फ्रेम और सबसे महंगे सुपर कंप्यूटर। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस उसी चैप्टर को कैसा बना दिया, उसी चैप्टर को और ज़्यादा आसान बना दिया, ठीक है। अच्छा, माइक्रो कंप्यूटर में एक ही सीपीयू लगता था क्योंकि इसमें सिंगल यूज़र होते थे। मिनी कंप्यूटर में एक से अधिक सीपीयू क्योंकि ज़्यादा यूज़र हो सकते थे। मेन फ्रेम में सैकड़ों से हज़ारों और सुपर कंप्यूटर में हज़ारों से लाखों प्रोसेसर, यानी कि कई सारे यूज़र। तो हम देखेंगे माइक्रो कंप्यूटर में सिंगल यूज़र, मिनी में 10 से 100 के बीच, मेन फ्रेम में हज़ारों के बीच, और सुपर कंप्यूटर एक समय में बड़े वैज्ञानिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी माइक्रो की सबसे कम, मिनी की उससे ज़्यादा, मेन फ्रेम की उससे ज़्यादा और सुपर की सबसे ज़्यादा। तो ये बातें याद रखने वाली नहीं हैं, जस्ट देखने वाली। स्पीड, माइक्रो की सबसे तेज, मिनी की माइक्रो से तेज, मिनी फ्रेम की मिनी से भी तेज और सुपर की सबसे तेज, ठीक है। कार्य क्षेत्र, यूज़ कहाँ किया जाता है इनका? तो आप देखेंगे कि व्यक्तिगत पर्सनल कार्य के लिए, शिक्षा, एजुकेशन, ऑफिस, गेमिंग वगैरह में माइक्रो, टिकट रिजर्वेशन वगैरह जो होती है हमारी बड़ी बड़ी कंपनी इंडस्ट्री में मिनी कंप्यूटर, बैंक में, एयरलाइंस में, रेलवे, बिलिंग, बड़ी कंपनियों का डेटा मेन फ्रेम, और वेदर फोरकास्टिंग, स्पेस रिसर्च, न्यूक्लियर सिमटेंस, एआई, डिफेंस वगैरह से रिलेटेड काम हमारा सुपर कंप्यूटर में। एग्जाम्पल, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। PDP 8 AS 400 ये हमारे मिनी के उदाहरण हैं। IBM 701, IBM 360, IBM की जेड सीरीज, ये हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण हैं। परम हो गया, एरावत हो गया, फुगाकू हो गया, फ्रंटियर हो गया, ये हमारे सुपर कंप्यूटर के उदाहरण हैं। हिस्ट्री, पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था? तो मैकेरेल एन 1973 में। पहला मिनी, तो PDP 8 1960 में, लेकिन प्रसिद्ध हुआ PDP 8 1965। पहला मेन फ्रेम था IBM 701, लेकिन फेमस हुआ IBM 360। पहला सुपर कंप्यूटर था CDC 6600, लेकिन फेमस हुआ आपका क्रे 1, और भारत का था हमारा परम 8000, ठीक है भैया। तो यहाँ पर आपका जो एक चैप्टर है हमारा, ये बहुत अच्छे से हो चुका है कंप्लीट। अब आपको आज की क्लास कैसी लगी? आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। अगर आप लोगों के मन में कोई डाउट हो, कोई बात अगर आप पूछना चाहते हो, कई लोगों को होता है मेरा कमेंट पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, PDF कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करें, रिप्लाई कैसे करें, वो सारे जवाब देने के लिए मैं आपके सामने हूँ, क्योंकि हमारे पास समय बचा हुआ है। तो आप मुझसे कोई भी सवाल इनसे रिलेटेड पूछ सकते हैं। 2 से 5 मिनट में सवाल पूछेंगे, फिर आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। कल की क्लास में हम एक नए चैप्टर को यहाँ पर अपने शुरू कर रहे होंगे, ठीक है भैया। चलिए, देखिए मैं आपको बता देता हूँ खुद से, अभी तो मेरे पास कोई भी डाउट नहीं आया है।
जैसे कि हमने आपसे कहा था कि टेलीग्राम डाउट ग्रुप की सुविधा हम देते हैं। इस टेलीग्राम डाउट ग्रुप का मतलब क्या होता है? अगर आप लोगों को कोई भी डाउट बनता है किसी भी पॉइंट को लेकर के, तो आप टीचर से सीधे तौर पर डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, क्योंकि टीचर अवॉइड करेंगे लाइव क्लास में कमेंट को पढ़ना, है ना। जैसे मैं लाइव क्लास में अगर आप कोई कमेंट पढ़ो भेजोगे तो शायद मैं उसे इग्नोर करूं। अब आपको बुरा लगेगा कि अरे मेरा कमेंट क्यों नहीं पढ़ रहे, इग्नोर क्यों कर रहे हैं। तो भाई लाइव क्लास में कमेंट अगर हम पढ़ेंगे तो फिर हम पढ़ाएंगे कब, है ना। और अकेले आप तो हो नहीं लाइव क्लास में, चलो मैं आपसे वार्तालाप कर लूँ। आपका सवाल आपके लिए जेन्युइन हो सकता है, बाकियों के लिए नहीं, तो वो डिस्टर्ब होंगे उस चीज़ से। इसलिए क्या किया जाता है कि टेलीग्राम डाउट ग्रुप है ये, इसमें आप मैसेज नहीं कर पा रहे होगे अभी। इसमें क्या होता है तो ध्यान देंगे, मंडे टू सैटरडे रात में 8 बजे से 10 बजे तक 1 घंटे में एक मैसेज, यानी कि एक दिन में आप टोटल 2 ही मैसेज भेज सकते हैं। इसमें जो भी आपको डाउट है वो डाउट आप पूछ सकते हैं। अब मैसेज भेजने के बाद टैग करना जरूरी है टीचर को। मुझे अगर टैग करना है आपको तो आप मेरा मैसेज लिखेंगे जो भी मुझे भेजना है, मुझे टैग करके मेरा नाम लिख देंगे। मतलब ऐसे नाम नहीं लिख देना, ये मेरी आईडी है, इंस्टा आईडी, सॉरी टेलीग्राम आईडी, तो शिवम_गुप्ता_RW आप यहाँ पर लिखेंगे। तो जैसे ही ऐसे ही आपके आगे आ जाएगा नाम, उस पर क्लिक कर दोगे और फिर अपना जो भी मैसेज लिखोगे तो मुझे पता चल जाएगा। होता क्या है कि कई सारे, है ना, होता क्या है कि कई सारे अलग अलग मतलब मैसेजेस होते हैं, 1000-1500 मैसेज हो जाते हैं, तो उसमें फिर हमें हमारा मैसेज ढूंढने में बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि ये सारी बात क्लियर हो गई आपको। ओके, अब मन में आ रहा होगा टेलीग्राम ज्वाइन कैसे करें। तो जैसे आप जब रोजगार विदंकित एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, या मैं अपने फ़ोन में ही दिखा देता हूँ आपको, देखिएगा ध्यान से। और पीडीएफ कहाँ मिलेगी वो भी बता रहा हूँ, रुक जाना है ना, 1 मिनट रुक जाइएगा बस। देखो, ये जैसे मेरा फ़ोन है, ठीक है, आप यहाँ पर पेड क्लासेस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी आपने बैच परचेस करा है वो आपको दिख जाएगा। ठीक है, जैसे ये थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है क्योंकि मेरे में सारे ही बैच ओपन है। तो जैसे ये बैच दिखेगा, खुल जा सिम, और आप मुझे टेलीग्राम डाउट ग्रुप में भी ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी, है ना। और इस वीडियो के नीचे तो आपको बताना ही बताना है। 1 मिनट, आईडी लॉग आउट हो गई है। हम्म, जी, कुछ दिक्कत आ रही है मेरे फ़ोन में अभी, है ना। तो मैं इसे बाद में फिर अब करके आपको कल की क्लास में दिखा दूंगा। नहीं तो आप जहाँ पर भी आप लाइव क्लास देख रहे थे ना अभी, जैसे ये हमारा टेलीग्राम, ये हमारा फ़ोन है, ठीक है, यहाँ पर आप लाइव क्लास पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको क्लास दिखाई देगी, इसी के बगल में वॉच के बगल में पीडीएफ लिखा होगा, उसमें आपको पीडीएफ से मिल जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही जब आप इसे ओपन करोगे, यहाँ लाइव लिखा होगा, यहाँ रिकॉर्डेड लिखा होगा, यहाँ पर क्या लिखा होगा, यहाँ पर लिखा होगा टेलीग्राम। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ लिंक लिखा आएगा, इस पर क्लिक कर दोगे और आपके फ़ोन में अगर टेलीग्राम होगा तो आपका टेलीग्राम ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने आपको बताने की कोशिश करी। उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा दीजिए इस टॉपिक से रिलेटेड। भाई बिल्कुल करवाऊंगा, लेकिन होता क्या है कि देखो, चैप्टर्स होते हैं बहुत ज़्यादा और प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा नहीं होते, है ना। प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा नहीं होते, इसलिए ऐसा नहीं है कि अब मैं आप मुझसे कहो, जैसे कई बार अलग अलग बैचेस में मैसेज आता है, सर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दो। भैया 50 कभी पूछे ही नहीं गए, 1 या 2 या 3 या 4 सवाल पूछे गए हैं इस चैप्टर से। ठीक है, तो वो मैं आपको बिल्कुल साथ के साथ लेकर के चलूंगा, साथ के साथ कराता चलूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ। तब तक ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।